हाँ प्रिय विद्यार्थियों, कल के आगे हम चल रहे हैं। कल हमने तुम्हें काव्य के भेद बताए थे, एक ग्राफ बताया था, उससे आपको जानकारी मिल गई थी काव्य कितने प्रकार के होते हैं। आज हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ बच्चों ने कहा था कि प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में भी आप अंतर बता दें, समझा दें, तो उसको ही हम समझा रहे हैं, ध्यान दें। तो आगे देखते हैं। काव्य सबसे पहले काव्य की जो हमने परिभाषा बताई थी, काव्य की परिभाषा सबसे पहले आचार्य विश्वनाथ ने दी थी। उनके अनुसार क्या है, हमने बताया था रसात्मक वाक्यम काव्यम, रस युक्त वाक्य ही काव्य है। अगर ऐसा वाक्य हम बोल दें जिसमें रस पड़ जाए, माने आनंद आ जाए, तो वो क्या है, काव्य है। अब काव्य को वर्गीकरण किया गया है, काव्य एक विस्तृत है। तो इसके लिए दो भाग, वर्गीकरण के दो तरीके हैं। एक तो प्राचीन वर्गीकरण है, ठीक है, एक है लेखन शैली के आधार पर। क्वेश्चन बैंक में तुम्हारे क्वेश्चन दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। जो प्रश्न बैंक बोर्ड के द्वारा बताई गई, उसमें बताया गया लेखन शैली के आधार पर काव्य के कितने प्रकार हैं। तो लेखन शैली के आधार पर 3 प्रकार के हैं, पद्य काव्य, गद्य काव्य और चंपू काव्य। तो तुमने देखा पद्य जो होता है, पद्य काव्य है, वो काव्य के अंतर्गत आता है। जैसे अपन क्या, पद्य, पद्य, गद्य है, और एक चंपू काव्य। ये लेखन शैली के आधार पर है। क्वेश्चन अगर आता है लेखन शैली के आधार पर काव्य कितने प्रकार के होते हैं, तो फिर ये लिखोगे पद्य, गद्य और चंपू काव्य। अगर क्वेश्चन ऐसा आता काव्य के कितने भेद हैं, तो काव्य के 2 भेद हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। ये प्राचीन वर्गीकरण है, ठीक है। तो प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। अब प्रबंध काव्य किसे कहते हैं, इसकी 2 विशेषताएं लिखो। एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, या मुक्तक काव्य किसे कहते हैं, इसकी 2 विशेषताएं लिखो। एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, या प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर लिखो, एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो 3 क्वेश्चन हो गए। तो इन 3 क्वेश्चन को अपन ग्राफ से समझ लेते हैं, देखते हैं कैसे। प्रबंध, नाम ही देखो, नाम से देखियो प्रबंध, प्राधन बंध, प्राधन बंध, बंध माने बंधित, पूर्व से बंधित, प्रा माने पूर्व से, माने पूर्व से इसके प्रसंग जो है पूर्व से बंधे रहेंगे। और जो मुक्तक है, माने बिल्कुल नहीं, मुक्त हो तुम तो फ्री हो, माने प्रत्येक छंद अपने आप में पूर्ण अर्थ लिए होगा, इसका पहले वाले छंद से कोई संबंध नहीं होगा, जबकि इसमें इस छंद का पहले वाले छंद से संबंध होगा। तो ये शब्दों के अर्थ देखो, मुक्तक काव्य, तो इसमें क्या होता है, छंद जो होते हैं एक दूसरे से मुक्त होते हैं, प्रत्येक छंद अपने आप में स्वयं अर्थ लिए होता है। जबकि ये प्रबंध में क्या होता है, ये पहले वाले छंद से तारतम्यता में रहेगा, बंधा रहेगा। तो मानिए इसमें छंद बंधे रहते हैं, इसमें कथा बंधी रहती है, जबकि इसमें क्या रहती है, स्वतंत्र रहती है। तो ये तो शब्दों के अर्थ हैं। परिभाषा कैसे बनाओगे, देखो, वह काव्य रचना जो कथा सूत्रों में अच्छी तरह से बंधी रहती है। तो कह रहा है वह काव्य रचना जो कथा सूत्रों में अच्छी तरह बंधी रहे, एक क्रम से चले, तो वो क्या होता है, प्रबंध होता है, ठीक है। अच्छा, और मुक्तक काव्य क्या, वह काव्य रचना जिसमें कथा नहीं होती है, प्रत्येक छंद स्वयं में पूर्ण अर्थ लिए होता है। मन में एक ही छंद में जो कुछ अर्थ होगा वो होगा, पहले वाले छंद से कोई संबंध, जबकि इसमें कोई छंद है तो उसका पहले वाले छंद से जरूर होगा। अगर ये छंद है तो अर्थ ही समझ में नहीं आएगा, ठीक है, छंद आपस में जुड़े होंगे तभी अर्थ समझ में आएगा। अब इसमें छंदों का परस्पर संबंध होता है, हमने बताइए इसमें छंदों का, इस प्रत्येक छंद का अर्थ स्वयं में पूर्ण होता है, संबंध नहीं होता एक दूसरे से। फिर उनके छंदों का क्रम बदलना संभव नहीं है, अगर छंदों का क्रम बदल तो अर्थ ही बदल जाएगा, जबकि इसमें ये छंद किसी क्रम में संचालित नहीं होते हैं, इसमें कोई क्रम का आवश्यकता नहीं होती है। तो ये थे प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में क्या अंतर भी हो गए और परिभाषा विशेषताएं भी हो गई। अच्छा, फिर बात आते हैं आगे, पद्य काव्य, गद्य काव्य और चंपू काव्य। तो देखो हमारा मतलब है, इसको हम थोड़ा इधर लेते हैं, ये देख लो यहाँ पूरा हम ये निकाले देते हैं, इसको देखना है। ये अगला क्वेश्चन है, पद्य किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखो। गद्य किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखो। चंपू काव्य किसे कहते हैं, इसकी क्या विशेषता है, इनमें परस्पर अंतर क्या। देखो ग्राफ से पढ़ने से क्या फायदा होता है कि हमें एक ही समय में कई क्वेश्चन याद हो जाते हैं, हमें अलग अलग ना तो ओटी याद करनी पड़ती है ना अंतर याद करने पड़ते हैं। ग्राफ से पढ़ने से परिभाषा, अंतर, विशेषताएं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न सब एक साथ याद हो जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं पद्य और गद्य। देखो ये शब्द हम सुनते रहते हैं, देखो आप काव्य भी सुना है, आपने कविता भी सुनी है, आपने पद्य भी सुना है। जिस शब्दों में कई बार तीनों एक ही बात समझ लेते हैं, एक ही बात नहीं, इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। काव्य शब्द पहले आया, ठीक है, वो काव्य एक विस्तृत हो जाता है, फिर उस काव्य के ही अंतर्गत पद्य आया,
और उसी के अंतर्गत कविता आई। बात समझ रहे हो? तो इसमें थोड़ा आपस में थोड़ा थोड़ा अंतर है, इस बात को ध्यान रखें। हैं उसी के भाग, ठीक है। जैसे पद्य क्या है? काव्य का भाग है, कविता काव्य का भाग है। समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ, तो देखो आगे। तो पद्य क्या है हमने बताया, लय तुक एवं छंदबद्ध रचना पद्य कहलाती है, जिसमें लय हो, तुक हो और छंद हो। ठीक है, छंद होना जरूरी है। ठीक है, लय तुक एवं छंदबद्ध रचना पद्य कहलाती है। और गद्य की परिभाषा क्या है? वाक्यबद्ध रचना गद्य कहलाती है। परिभाषा हो गई। नीचे जो पॉइंट है वो उनकी विशेषताएं हैं। जैसे ये विशेषता, पद्य हृदय की भाषा है। पद्य हृदय की भाषा है, यहाँ अपने बॉडी में फिट कर लो। पद्य हृदय की भाषा है, गद्य मस्तिष्क की भाषा है। हृदय में भावनाएं होती हैं, तो पद्य भाव प्रधान होता है, गद्य विचारात्मक होता है। पद्य जो होता है, पद्य जो होता है वो हृदय से उठता है, इसमें भावनाएं होती हैं, तो इसमें कल्पना और संवेदना होती है। क्या हृदय में हृदय संवेदनशील चीज है? ठीक है, तो पद्य जो होता है संवेदनशील और कल्पना प्रधान होता है। जबकि तुम्हारा गद्य जो है, गद्य में तर्क और विवेक होता है। तर्क और, जैसे हम कहें, इसमें तो एक बात और है, भूलने का जैसे डर, कभी कभी पॉइंट भूल जाते हैं। तो अगर हम कहें लड़की और लड़का ले लें, तो लड़कियां ज़्यादा संवेदनशील होती हैं कि लड़के ज़्यादा संवेदनशील होते हैं? लड़कियां संवेदनशील होती हैं। तो कल्पना आ गई, देखो जहाँ में है संवेदना कौन है? कल्पना। और लड़कों में विवेक तर्क ज़्यादा होता है, विवेक और तर्क। तो ध्यान रखो, गद्य में विवेक है और पद्य में कल्पना है। ठीक है, तो कल्पना प्रधान कौन होता है और ये विवेक और तर्क प्रधान होता है। तो पद्य और गद्य में अंतर आ जाते हैं। फिर एक बार सुन लो ध्यान से। छंदबद्ध रचना पद्य है। छंदबद्ध रचना जो छंदों में बंधी हो वो पद्य है, और जो वाक्यों में बंधी हो वो गद्य है। तो छंदबद्ध रचना पद्य, वाक्यबद्ध रचना गद्य। अब सीधे बॉडी में फिट कर लो। पद्य हृदय की भाषा है, गद्य मस्तिष्क की भाषा है। हृदय में भावनाएं होती हैं तो पद्य भाव प्रधान होता है, मस्तिष्क में विचार होते हैं तो गद्य विचारात्मक रचना है। ठीक है, फिर कल्पना प्रधान, पद्य कल्पना प्रधान होता है, हमें कल्पना जी आई गई है। ठीक है, और गद्य विवेक, विवेक होता है। गद्य में क्या? तर्क एवं विवेक होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन पद्य गद्य में कितने 4 अंतर आराम से लिख सकते हैं। परीक्षा में तो 2 ही पूछे जाएंगे। अब एक है चंपू काव्य। चंपू काव्य क्या? गद्य पद्य मिश्रित भाग, जिसमें गद्य पद्य आपस में मिले हों। गद्य पद्य मिश्रित भाग को चंपू काव्य कहते हैं, बहुत पूछा जाता है। सबसे चंपू काव्य सबसे प्रसिद्ध जो है मैथिली शरण गुप्त का है। मैथिली शरण गुप्त के 2 चंपू काव्य हैं, एक यशोधरा, एक सिद्धराज। और चंपू काव्य का हिंदी साहित्य की अपेक्षा संस्कृत साहित्य में अधिक उपयोग किया जाता है। चंपू काव्य संस्कृत साहित्य में ज्यादा लिखे गए हिंदी साहित्य की अपेक्षा। तो इस तरीके से ये शब्द सुनते रहते हैं, पद्य क्या है, गद्य क्या है और चंपू काव्य क्या है। एक बार फिर हम रिपीट कर देते हैं, ध्यान से देख लें, ध्यान से देख लें। रिपीट कर दे रहे हैं जिससे कि कोई रह गया हो तो देख ले, ध्यान दें। जल्दी जल्दी देखेंगे अपन, गौर करके देखें। सबसे पहले काव्य का मतलब तो हमने बता दिया। सबसे पहले काव्य की परिभाषा आचार्य विश्वनाथ ने दी है। रसात्मक वाक्यम काव्यम, रस युक्त वाक्य काव्य कहलाता है। फिर काव्य का वर्गीकरण किया गया। काव्य के वर्गीकरण के 2 आधार हैं। एक प्राचीन वर्गीकरण है जिसके अनुसार काव्य 2 प्रकार के होते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। एक प्रबंध काव्य है, दूसरा मुक्तक काव्य है। जबकि दूसरा वर्गीकरण है लेखन शैली के आधार पर। इसके आधार पर 3 प्रकार हैं, पद्य काव्य, गद्य काव्य और चंपू काव्य। इस तरीके से हमारे सामने 5 शब्द आते हैं, प्रबंध, मुक्तक, पद्य, गद्य, चंपू। अब इन सब 5 शब्दों के अर्थ, विशेषताएं, इनमें परस्पर अंतर देखना है। तो शब्दों पे गौर करो। पहले शब्दों के अर्थ अगर हमें पता हो तो हम उसकी परिभाषा बना सकते हैं। प्रबंध, प्राधन, बंध, जो पूर्व से संबंधित हो,
पहले छंदों से संबंधित हो। इसमें छंदों में संबंध होता है, छंदों की तारतम्यता होती है, माने कथा सूत्रों में तारतम्यता होती है, कथा सूत्र आपस में बंधी रहती है। जबकि यहाँ इसका मुक्तक, प्रत्येक छंद अपने आप में मुक्त होता है, स्वयं में अर्थ लिए होता है, इसमें कथा सूत्र बंधी नहीं रहती है। ये शब्दों के अर्थ हैं। अब इसी से हम परिभाषा बना लेंगे। देखो साफ लिखा है, देखो प्रबंध काव्य, छंदों का परस्पर संबंध होता है एक दूसरे से। वह काव्य रचना जो कथा सूत्रों में अच्छी तरह बंधी रहे, वह काव्य रचना जो कथा सूत्रों में अच्छी तरह बंधी रहे प्रबंध काव्य कहलाती है। वह काव्य रचना जिसमें कथा नहीं होती है, प्रत्येक छंद स्वयं में पूर्ण अर्थ लिए होता है, मुक्तक काव्य कहलाता है। छंदों का परस्पर संबंध होता है, प्रत्येक छंद का स्वयं में पूर्ण होता है। छंदों का क्रम बदलना संभव नहीं है, या छंद किसी क्रम में संचालित नहीं होते हैं। परिभाषा भी हो गई, विशेषता भी हो गई, अंतर हो गए। इधर आ जाओ, पद और गद्य, तो वो हमने तुम्हें बता ही दिया था, अपने बॉडी में फिट कर लो एक बार फिर। छंदबद्ध रचना पद कहलाती है, वाक्यबद्ध रचना गद्य कहलाती है। पद हृदय की भाषा है, गद्य मस्तिष्क की भाषा है। ये भाव प्रधान होता है, ये विचारात्मक होता है, इसमें कल्पना होती है, इसमें विवेक होता है। चार अंतर हो गए। चंपू काव्य गद्य पद्य मिश्रित काव्य चंपू काव्य कहलाता है। सिद्धराज और यशोधरा ये प्रसिद्ध चंपू काव्य हैं जो मैथिली शरण गुप्त ने लिखे हैं। चंपू काव्य हिंदी साहित्य की अपेक्षा संस्कृत साहित्य में ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। अब हम इसमें आगे अगले लेक्चर में तुम्हें प्रबंध काव्य के प्रकार बताएंगे। प्रबंध काव्य 3 प्रकार का होता है, महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यानक गीत। मुक्तक काव्य 2 प्रकार का होता है, पाठ्य मुक्तक, गेय मुक्तक। तो इसका अगला भाग हम आगे बताएंगे। थैंक यू।